नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताया था और आज मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बतलाऊँगा। आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। मैं आपको सभी टेंस की पहचान कैसे की जाती है आपको एक चार्ट के माध्यम से पिछले के वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ। जो लोग इसके पहले के वीडियो में ना जुड़ पाए थे तो आप अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में इंग्लिश के वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें टेंस का इंट्रोडक्शन करके आपको उसमें दिया गया है। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी। तो फिलहाल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी मैं बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होता है रहा था, रही थी और रहे थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा वह हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। कहने का मतलब आपको बताए थे पास्ट की आइडेंटिटी होता है था, थी, थे और कंटीन्यूअस का बताए थे रहा, रही, रहे। जब दोनों को पास्ट कंटीन्यूअस को एक साथ जब मैं बोल रहा हूँ तो उनकी हिंदी भी एक साथ बोलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी यानी पहचान हो गया हमारा रहा था, रही थी, रहे थे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है वाज और होता है वेयर। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है, रूल में आपको बताए थे फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद है हमारा मेन वर्ब और मेन वर्ब में हमको आईएनजी जोड़ देना है। लास्ट में हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमको कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया जैसा कि आपको बताया गया है वाज होता है और वेयर होता है। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में हम जोड़ेंगे आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट हमारा रहता है कर्म। इसी नियम पर हम चलेंगे। हम उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य लेते हैं, जैसे वह बाजार में सब्जियां खरीद रहा था। अब यहाँ पर सेंटेंस आपके सामने रखा गया है कि वह बाजार में सब्जियां खरीद रहा था। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ, ऊपर लिखा भी गया है। यदि ये चीज़ें ना लिखी हो तो मैं आपको बताया हूँ कि ट्रांसलेशन करने से पहले हमें टेंस की पहचान कर लेनी होती है कि यह टेंस कौन सा है। टेंस की पहचान करने के बाद नंबर आता है सेंटेंस का। सेंटेंस पता कर लेते हैं ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब नियम में बताया गया है कि आपको सबसे पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है। कर्ता इसमें क्या है, बाजार में सब्जियां कौन खरीद रहा था, तो यानी हमारा निकल करके आ गया वह की अंग्रेजी होती है ही। आपको बताया जा चुका है कि एक वचन कर्ता के साथ वाज
और बहुवचनकर्ता के साथ हम लगाते हैं वेयर। एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक वचनकर्ता के साथ हम वाज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वेयर। एक वचनकर्ता आपका होता है ही, सी, इट, नेम, और इस टेंस में हमारा जो होता है आई को भी हम इस टेंस में एक वचन की श्रेणी में रखते हैं, यानी आई के साथ भी यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। तो फिर हम अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्ता है, कर्ता का अंग्रेजी हो गया वह हमारा है एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वाज। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही वाज हो जाएगा। अब मुख्य क्रिया क्या है, खरीद रहा था। तो खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई। तो बाई है तो इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ही वाज बाइंग, क्या खरीद रहा है, सब्जियां। सब्जी का अंग्रेजी होता है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल का मतलब सब्जी, और सब्जियां हैं तो वेजिटेबल्स हो जाएगा, वेजिटेबल्स। अब ये स्थान है, सब्जी कहाँ पे खरीदी जा रही है, बाजार में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन द मार्केट। ये हमारा ट्रांसलेशन हो चुका है। ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, यानी वह बाजार में सब्जियां खरीद रहा था। दूसरा हमारा है वे आसमान में तारे गिन रहे थे। वे आसमान में तारे गिन रहे थे। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, सेंटेंस, यानी टेंस तो है ही, यहाँ पे ऊपर लिखा ही गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने ऊपर भी लिखा है। अब टेंस में मालूम हो गया, सेंटेंस में मालूम हो गया। अब सबसे पहले आप पता करेंगे हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा है वे। कैसे पता चला, आसमान में तारे कौन गिन रहा था, इसमें निकल करके आ रहा है वे, यानी वे हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो वे की अंग्रेजी क्या हो गई, दे हो गया। अभी हम मित्रों हमने आपको बताया था कि जो बहुवचन कर्ता होता है, बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं सहायक क्रिया वेयर। और बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका वी होता है, यू होता है और आपके दे होते हैं। ये सभी आपके बहुवचन की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके पहले की टेंस में आई को हम बहुवचन की श्रेणी में रख करके काम चला लेते थे, और चलाते भी थे और करते भी थे। अब यहाँ पर वे की अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया, दे। अब दे हमारा क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया हो जाएगा आपका वेयर। दे वेयर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य क्रिया क्या है, कर्ता हो गया और सहायक क्रिया हो गई। अब देखते हैं मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया है गिन रहे थे। गिनना का होता है काउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा। दे वेयर काउंटिंग, क्या गिन रहे थे, तारे। वैसे भी मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ कि जो क्रिया होती है, क्रिया के जस्ट बगल में आपको ऑब्जेक्ट होता है। तो दे वेयर काउंटिंग तारे। तारे को क्या बोला जाता है, स्टार बोलते हैं, तारा। तो स्टार है, स्टार मतलब एक तारा, तारे बहुवचन है, तो इसको भी इंग्लिश में भी हम बहुवचन बनाएंगे। दे वेयर काउंटिंग स्टार्स, कहाँ पे, आसमान में, हो जाएगा इन द स्काई। देखिए कितनी सरलता से ट्रांसलेशन होता हुआ चला जा रहा है। जिन भाइयों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब आपको अगला सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो अब अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा डस्ट है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि क्लियर दिखेगा नहीं। हाँ, अब ये साफ हो गया है।
अब सेंटेंस सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस वैसे भी तो देखा जाए आपका असर्टिव भी होता है, असर्टिव सेंटेंस है, आपका इंट्रोगेटिव है, उसके बाद है आपका इम्परेटिव है, अब उसके बाद है आपका एक्सक्लामेटोरी। ये चार होते हैं सेंटेंस। और मूलतः अब असर्टिव सेंटेंस को हम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं और करते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसको दो रूपों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव और दूसरा हो जाता है नेगेटिव। अगर इसको हम डिवाइड कर देते तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 5। वैसे मूलतः आपके कितने हो जाते हैं? 4। अब मैं आगे देखता हूं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल में पहले आप देख लीजिए। इससे पहला एग्जाम्पल में लिया जाए, वह विद्यालय में शोर कर रही है। इसको पहले ध्यान से देखें। वह विद्यालय में शोर कर रही है, ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें सेंटेंस की पहचान मैं आपको बता चुका हूं। अब नेगेटिव सेंटेंस की पहचान अगर करनी है तो उसमें नहीं शब्द का आना अनिवार्य है। अगर नहीं शब्द नहीं आता है तो नेगेटिव सेंटेंस हम उसको कह ही नहीं सकते हैं। अब इसमें देखिए, वह विद्यालय में शोर कर रही है, इसमें नहीं शब्द आया ही नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये क्या कौन सा सेंटेंस है? स्वीकारात्मक वाक्य, यानी आपका क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस। वह विद्यालय में शोर नहीं कर रही है, वह विद्यालय में शोर नहीं कर रही है। अब ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसी रूल पर चलते हैं। बस करना क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको क्या लगा देना है? नॉट शब्द लगा देना है। आपका नेगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन करते हैं। कर्ता हमारा है वह, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही भी होता है, बताया गया है, और सी भी बताया गया है। यदि पुरुष जात का बोध होता है तब वह की अंग्रेजी हम ही लिखते हैं, मतलब ही मतलब वह लिखा जाता है। यदि स्त्री जात का बोध होता है तब वहां पर वह की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। यानी वह की अंग्रेजी ही भी होता है और सी भी होता है। यदि पुरुष जात का बोध हो रहा है वाक्य में तब वह की अंग्रेजी ही लिखते हैं। जब वाक्य में स्त्री जात का बोध होता है तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। अब इस वाक्य में देखते हैं कि पुरुष जात का बोध हो रहा है कि स्त्री जात का बोध हो रहा है। वह विद्यालय में शोर नहीं कर रही है। देखिए, नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये स्त्री जात का बोध हो रहा है, तो यानी यहाँ पर वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अब सी हमारा कौन से कैटेगरी में आता है? एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है? सी हमारा हमेशा एक वचन में आता है, तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज हो गया, सी वाज हो गया। शोर करना, शोर करना को लिखा जाता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। शोर मचाना या शोर करना। यहाँ पे करना का अंग्रेजी यानी मचाना, मचाना, शोर मचाना का अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? मेक अ नॉइज लिखते हैं। आपको बताया गया है जब वर्ब जो होती है, जो क्रिया होता है, तो क्रिया में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। और जब कोई क्रिया का जो आखिरी का शब्द का यानी क्रिया शब्द जो होता है, यानी वर्ब हमारा जो है, वर्ब के आखिर की जो लेटर होता है, अगर उसमें ई शब्द आ गया, शब्द के अंत में यदि ई शब्द आता है तो हम क्या करते हैं? ई को
हटा देते हैं। तो यानी ई को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेकिंग। अब क्या पढ़ा जाएगा, सी वाज मेकिंग अ नॉइज, कहने का मतलब वह शोर नहीं कर रहा था। अभी देखिए इसमें कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या हैं, हमने आपको यही बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो हमने नॉट नहीं लगाया, इसलिए आपका तुरंत गलत होगा। तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना होगा, नॉट। सी वाज नॉट मेकिंग एन नॉइज, कहाँ पे स्थान दिया है, स्कूल में, हो जाएगा इन द स्कूल। यदि कभी नहीं शब्द आता है तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, नेवर करेंगे। अब दूसरा देखो, माली सुबह में फूल नहीं तोड़ रहा था। एक जगह गलती और हुई है कि जो कि थोड़ा सा ध्यान नहीं हुआ। आपको बताया जा चुका है टेंस की पहचान। यहाँ पे क्या है, था, थी, थे आना चाहिए, और मैंने लिखा क्या था, भूल बस है लिखा था। तो अब ये आपका वाक्य सही हुआ है, वह विद्यालय में शोर नहीं कर रही थी। सी वॉज नॉट मेकिंग नॉइज इन द स्कूल हो जाएगा। अब माली सुबह में फूल नहीं तोड़ रहा था, अब इसको हमको करना है, तो माली की अंग्रेजी क्या होती है, गार्डनर हो जाएगा। गार्डनर, अब गार्डनर क्या है, आपका एक वचन की श्रेणी में आता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका वाज। तो गार्डनर वाज, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। गार्डनर वाज नॉट, तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लक होता है, ब्रेक भी होता है, तो यहाँ पे प्लक लिखा जाएगा। प्लक है मुख्य क्रिया, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। गार्डनर वाज नॉट प्लकिंग, क्या तोड़ रहे हैं, फूल। फूल की अंग्रेजी क्या हो गई, फ्लावर। कहाँ तोड़ रहे हैं, ये तो स्थान दिया नहीं है, कब तोड़ते हैं ये दिया है, सुबह में, तो यानी हो जाएगा आपका इन द मॉर्निंग। यानी गार्डनर वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर इन द मॉर्निंग। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। जिन मित्रों को या जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको अगला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बताने चल रहा हूं। सेंटेंस मैं आपको बतलाने चल रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको इसमें बताया गया है कि जब वाक्य में क्या शब्द आता है, एक उदाहरण के तौर पर देख भी लेते हैं। क्या राजेश विद्यालय में पढ़ा रहा था। क्या राजेश विद्यालय में पढ़ा रहा था। अब देखिए वाक्य में क्या शब्द आया, तो मैं आपको बताया हूं कि जब वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं पहले। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बता गया, वाज भी होता है और वेयर होता है, दोनों तो हम लिख नहीं सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब भी लिखना होता है सबसे पहले हमको देखना होता है कर्ता कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो राजेश विद्यालय में पढ़ा रहा था, क्या राजेश विद्यालय में पढ़ा रहा था, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, राजेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। राजेश एक वचन की श्रेणी में आएंगे कि बहुवचन की श्रेणी में आएंगे, आपको बताया भी जा चुका है कि राजेश हमेशा
या नाम जो होता है एक वचन की श्रेणी में आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम पहले वाच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे राजेश। वैसे भी पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब ही रहती है, उसके बाद ही आपका कर्ता रहता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहीं पर गलतियां कर जाते हैं। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी टेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव से है सबसे पहले आपका इंट्रोगेटिव मतलब जो है सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ही होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। अब जैसे क्या राजेश विद्यालय में पढ़ा रहा था, वाज राजेश, क्या राजेश हो गया, पढ़ा रहा था। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है रीड और पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, तो यहाँ पे टीच लिखा जाएगा क्योंकि पढ़ा रहा था, मुख्य क्रिया क्या है आपका, टीच है, तो हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। वाज राजेश टीचिंग, कहाँ पे पढ़ा रहे थे, स्कूल में, इन द स्कूल हो जाएगा। यदि इस वाक्य में क्या के साथ साथ अगर नहीं शब्द भी आ गया हो, जैसे क्या राजेश विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था, अगर नहीं शब्द आता तो आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद ही आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज राजेश। अब यहाँ पे क्या हो जाता, आपका नॉट हो जाता, वाज राजेश नॉट टीचिंग इन द स्कूल। अब दूसरी बात आती है, वे तालाब में मछलियां कब पकड़ रहे थे। वे तालाब में मछलियां कब पकड़ रहे थे। अब इसमें आपको देखना है, अभी तो पहले बताया गया जब क्या शब्द पहले आता है, तो ये कंडीशन तो आपको बता ही दिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रश्न करने वाला शब्द, जैसे क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, ये सब वाक्य के बीच में आ जाए, यानी पहले ना आकर के ये वाक्य में और कहीं भी आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं का अंग्रेजी लिखते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा आपका बीच में आता है या लास्ट में आता है तो सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें क्या है, कब, तो कब की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देंगे व्हेन। अब व्हेन हो गया। अब इसके बाद तुरंत क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सहायक क्रिया लिखी जाती है तब कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता कौन है इसमें, वे, तो वे का अंग्रेजी क्या हो जाता है, दे। आपको क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपको पहले ध्यान देना है कर्ता पे ही। यदि आप कर्ता पे ध्यान नहीं देते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं, तो गलती हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमको कर्ता लिखना ही, पता ही करना है किसमें हमारा कर्ता कौन सा है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब कर्ता हमारा है आपका वे की अंग्रेजी होता है दे। दे जो है आपका बहुवचन की श्रेणी में रखा जाता है, बहुवचन होता है, तो इसलिए बहुवचन साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, वेयर लगता है, व्हेन वेयर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता वे है तो वे की अंग्रेजी हम यहाँ पे दे लिख देंगे। व्हेन वेयर दे क्या कर रहे हैं, क्रिया है आपका पकड़ रहे थे, पकड़ना का अंग्रेजी होता है आपका कैच, CATCH। तो मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। व्हेन वेयर दे कैचिंग, क्या पकड़ रहे हैं, मछलियां, तो मछलियां, मछली का अंग्रेजी होती है फिश, हो जाएगा आपका फिशेज, इसको भी बहुवचन बनाएंगे। व्हेन वेयर दे कैचिंग फिशेज, कहाँ पकड़ रहे थे, तालाब में, तो हो जाएगा आपका इन द पॉन्ड हो जाएगा। देखिए कितनी सरलता से और कितनी आसानी से हम ये ट्रांसलेशन करते हुए चले जा रहे हैं। और जिन भाइयों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या मेरे द्वारा कहीं अगर भूल हो गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएंगे। और थोड़ा सा आज माइंड फ्रेश ना होने के कारण हल्की फुल्की गलतियाँ एक दो जगह हो गई, फिर मैंने उसको सुधारा भी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हमेशा की तरह ये मेरा प्रयास रहता है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए और बताया जाए
वो मैं रटाने का प्रयास न करूं, मैं वो चीज़ें आपको समझाने के तौर पर आपके दिमाग में उसको इस तरह से भर दिया जाए, मैं भरने का प्रयास करता हूं कि जब आपको ये सारे नियम आसानी से जब पता रहेगा तो कैसे भी ट्रांसलेशन होंगे उसको आप पल भर में सॉल्व कर लेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दिया गया एक दो मैं और प्रैक्टिस के तौर पर कर रहा हूं। आप मेले में खिलौने क्यों खरीद रहे थे? आप मेले में खिलौने क्यों खरीद रहे थे? अब ये क्या है? आप मेले में खिलौने क्यों खरीद रहे थे? कैसे पता चला कौन सा सेंटेंस है? इसमें प्रश्न पूछा गया और प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन सा है? क्यों। अब प्रश्न करने वाला शब्द जब वाक्यों के बीच में आता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों हमारा बीच में था? क्योंकि अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्यों हो गया। अब फिर बात आती है, अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे? कर्ता के अनुसार लिखेंगे। कर्ता हमारा है आप, आपकी अंग्रेजी होती है यू। यू आपका आता है बहुवचन में, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वेयर। वाई वेयर, अब यहाँ पे कर्ता लिखा जाएगा यू। वाई वेयर यू, खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बाई। बाइंग हो जाएगा क्योंकि मुख्य क्रिया में हम आईएनजी लगाएंगे। क्या खरीद रहे हैं? खिलौने। खिलौने का अंग्रेजी क्या हो जाता है? टॉयज। खिलौना का अंग्रेजी टॉय, खिलौने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टॉयज। मेले में आगे कर लेंगे इन द फेयर। ये आपका जो है तैयार हो गया। वाई वेयर यू बाइंग टॉयज इन द फेयर। अब यहां पे देखिए, अगर इस वाक्य में नहीं शब्द भी आ जाए, जैसे आप मेले में खिलौने क्यों नहीं खरीद रहे थे, अब यहां पर नहीं शब्द आ गया। आप मेले में खिलौने क्यों नहीं खरीद रहे थे। अब आपको नहीं की अंग्रेजी क्या लिखनी है? आपको बताया जा चुका है कि कर्ता के बाद ही, इंट्रोगेटिव में तुरंत कर्ता के बाद ही आप लिखिए नहीं की अंग्रेजी नॉट। वाई वेयर यू, अब कर्ता आपका यू है तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका नॉट हो जाएगा। तो अब दूसरा एक और ले लेते हैं। कुत्ते रात में अजनबियों पर क्यों भौंक रहे थे। कुत्ते रात में अजनबियों पर क्यों भौंक रहे थे। इसमें भी देखिए क्यों शब्द आया, तो क्यों के अंग्रेजी हम क्या करेंगे? वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर कुत्ता क्या है? कुत्ता एक वचन है लेकिन यहाँ पे लिखा गया कुत्ते, क्योंकि कुत्ता का अंग्रेजी हम लिखते हैं डॉग और कुत्ते का अंग्रेजी क्या लिखा जाता है? डॉग्स। डॉग आपका एक वचन है और डॉग्स आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब यहाँ पे कुत्ते लिखा है इसलिए यहाँ पे डॉग्स हो जाएगा, तो डॉग्स आपका क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के अनुसार यहाँ पे सक्रिय क्या लिखेंगे? वेयर। वाई वेयर, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डॉग्स। वाई वेयर डॉग्स। अब भौंकना, भौंक रहे थे, तो भौंकना का अंग्रेजी होता है बार्क, तो यहाँ पे हो जाएगा बार्किंग। अजनबियों पर, ऑन द, अजनबियों पे हो जाएगा स्ट्रेंज। कब? रात में। अब यहां पे हो जाएगा इन द नाइट। ये आपका हो गया। अब इस वाक्य में भी अगर नहीं शब्द आता है, कुत्ते रात में अजनबियों पर क्यों नहीं भौंक रहे थे, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो नहीं का अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे? कुत्ता आपका क्या है? करता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट। इस तरह से हमारा आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और पास्ट कंटीन्यूअस के तहत मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ जिसको आप ट्रांसलेशन करेंगे
और यदि कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप प्लीज़ जो है, आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ होमवर्क के तहत, जिसको आप करेंगे। पहला है, तारे रात में चमक रहे थे। दूसरा है, मजदूर ईंटों से घर बना रहे थे। अगला है आपका, वे आसमान में पत्थर नहीं फेंक रहे थे। अगला है आपका, क्या विनोद साइकिल तेज चला रहा था। और लास्ट है आपका, हम आपस में क्यों झगड़ रहे थे। अब यहाँ पर 5 ट्रांसलेशन मैं आपको दिया हूँ। आपको सबसे पहले जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इसका तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आप टेंस की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद उस सेंटेंस के तहत जो रूल आपको बताया गया है उस रूल को, उस नियम को दिमाग में ध्यान में रखते हुए तब उसको करिएगा, तो आसानी के साथ आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया हूँ। कल हमारा जो प्रयास रहेगा, मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको आसानी से वो चीज़ें आ जाएं। और एक चीज़ मैं आपसे अवश्य कहूँगा कि पढ़ना है तो हमें जम करके पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है। यदि हम मेहनत करते हैं, जो कि बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोगों को भी बताया गया था, आज उन्हीं लोगों के माध्यम से आज मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो दौर है हमारा, जैसे 8 से 10 साल शुरुआती जो वक्त होता है, करीब 10 साल या 12 साल के बच्चे होते हैं, मैं उन दौर के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जैसे 12-15 साल 10 साल के बच्चे हैं, अगर वो अवस्था में है, अगर 8 से 10 साल वो संघर्ष कर जाएं, मेहनत कर जाएं, तो आने वाला जो उनका वक्त होगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब इस समय हम लोग संघर्ष कर लेंगे और जब हमारी जो भी उपलब्धि है, उपलब्धि को हम हासिल कर लेंगे, तो आने वाला कल हमारा जो है उत्तम होगा, बेहतर होगा। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप सभी लोग खुशहाल रहें, मस्त रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।